आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने अपनी खुद की नई पार्टी बनाई और बर्बाद हो गए। आखिर कैसे, यही तो मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 10 पर आते हैं शरद यादव जी। आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी कि पराए मकान में चक्कर में अपना छप्पर भी फोड़ लिया। शरद पवार जी का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। कभी जेडीयू के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। बिहार की राजनीति के बहुत बड़े सूरमा थे, लेकिन 2017 में जब नीतीश कुमार जी ने आरजेडी का साथ छोड़कर वापस एनडीए का दामन थामा तो शरद यादव जी के अंदर का समाजवादी क्रोध जाग गया। उन्होंने नीतीश कुमार जी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। शरद यादव जी को लगा कि जेडीयू का पूरा कैडर और वोट बैंक उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ेगा, लेकिन 2018 में उन्होंने अपनी अलग दुकान खोल ली। नाम रखा लोकतांत्रिक जनता दल यानी LGD। लेकिन भाई साहब, राजनीति में गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। जेडीयू का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं गया। लेकिन क्या आपको पता है उन्हें सबसे बड़ा झटका कब लगा? 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अपनी खुद की पारंपरिक सीट मधेपुरा से ही चुनाव हार गए और उनकी नई पार्टी का एक भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया, एक भी नहीं। उनकी नई दुकान पर ऐसा ताला लगा कि आगे चलकर मार्च 2022 में उन्हें बेबस होकर अपनी पार्टी LGD का विलय वापस से RJD में करना पड़ा। मतलब जिससे RJD से कभी लड़ते थे, आखिर में उसी के चरणों में अपनी पार्टी को समर्पित करना पड़ गया। पूरा पॉलिटिकल करियर एक झटके में जीरो। नंबर 9 पर आते हैं बाबूलाल मरांडी जी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने इनका अलग ही सिक्का चलता था, लेकिन कहते हैं ना कि जब बिना सोच विचार के फैसला लिया जाए तो आगे राह में कांटे ही मिलते हैं। 2006 में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से थोड़ी सी अनबन क्या हुई, बाबूलाल मरांडी जी ने आओ देखा न ताओ और बीजेपी को सीधा टाटा बाय बाय बोल दिया। उन्होंने सोचा कि अपना एक नया किला खड़ा करेंगे और बना डाली झारखंड विकास मोर्चा यानी JVMP। 14 साल तक पापड़ बेले, लेकिन नतीजा क्या निकला? उनकी पार्टी कभी भी अकेले दम पर सरकार बनाने लायक आंकड़ा नहीं छू सकी। उनके जितने भी विधायक चुनाव जीत कर आते थे वो इनका हाथ छोड़कर दूसरी पार्टियों में भाग जाते थे। लेकिन असली मजा तो तब आया जब उन्होंने अपनी भूल का एहसास किया। 14 साल की रगड़ाई के बाद उन्हें समझ आया कि बिना एक बड़े संगठन के नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार फरवरी 2020 में उन्हें अपनी पार्टी का विलय वापस से उसी बीजेपी में करना पड़ा जिसे छोड़कर वो गए थे। 14 साल का वनवास काटने के बाद भी हाथ में आई सिर्फ शून्य की तक थी। नंबर 8 पर आते हैं के करुणाकरण जी। केरल की राजनीति के भीष्म पितामह कही जाने वाले करुणाकरण जी 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका कांग्रेस में वही दबदबा था जो जंगल में शेर का होता है। लेकिन 2005 में ओमान चांडी जी और कांग्रेस आलाकमान से उनकी ऐसी ठन गई कि उन्होंने अपने बेटे के मुरलीधरन जी के साथ मिलकर कांग्रेस ही तोड़ दी। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक इंदिरा कांग्रेस यानी DICK। उन्हें लगा कि केरल की जनता उनके नाम पर आंख बंद करके वोट देगी, लेकिन केरल की राजनीति का एक सख्त नियम है। यहाँ सिर्फ 2 ही गठबंधन चलते हैं, UDF और LDF। तीसरी पार्टी के लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। और आगे जो हुआ वो तो और भी मज़ेदार है। 2006 के केरल विधानसभा चुनाव में उनकी नई पार्टी का ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि सारे के सारे प्रत्याशी चुनाव हार गए। अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए पहले तो उन्हें शरद पवार जी की NCP में शरण लेनी पड़ी और आखिर में 2007 में हाथ जोड़कर वापस कांग्रेस में लौटना पड़ा। बनने चले थे नए राजा और अंत में प्रजा की तरह वापस घर लौटना पड़ा। अब नंबर 7 पर आते हैं शंकर सिंह वाघेला जी। गुजरात में बीजेपी को जमीन से उठाकर सत्ता तक पहुंचाने में शंकर सिंह वाघेला जी का बहुत बड़ा हाथ था। नरेंद्र मोदी जी और केशुभाई पटेल जी के दौर में वाघेला जी का एक अलग ही तेवर था, लेकिन 1996 में CM पद की कुर्सी ना मिलने से वो नाराज हो गए और उन्होंने बीजेपी से ऐसी बगावत की सबके होश उड़ गए। उन्होंने बीजेपी तोड़ी और अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने राष्ट्रीय जनता पार्टी यानी RJP। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से वो राज्य के मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बाहरी समर्थन पार्टी की सरकार कितने दिन चलती और सबसे बड़ा जियो पॉलिटिक्स वाला ट्विस्ट तो 1998 में आया।
जब 1998 में विधानसभा चुनाव हुए तो गुजरात की जनता ने उनकी पार्टी आरजेपी को पूरी तरह से नकार दिया। उनकी पार्टी के ज़्यादातर उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। बापू के नाम से मशहूर वाघेला जी को समझा गया कि बिना कैडर की दुकान नहीं चल सकती, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी आरजेपी का विलय कांग्रेस में कर दिया। लेकिन दुखद बात ये रही कि जिस कांग्रेस में वो गए वहाँ भी उन्हें कभी वो पुराना रुतबा और सम्मान नहीं मिल सका। नंबर 6 पर आते हैं अजीत जोगी जी। प्रशासनिक पावर और राजनीति का जबरदस्त कॉम्बो थे अजीत जोगी जी। IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री भी बन गए थे। कांग्रेस आलाकमान के इतने खास थे कि उनका हुक्म आखिरी हुक्म माना जाता था। लेकिन 2016 में कांग्रेस के साथ इनका ऐसा पंगा हुआ कि उन्होंने अपना अलग रास्ता ही चुन लिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी JCC। 2018 के चुनाव में उन्होंने मायावती जी की BSP के साथ गठबंधन किया और दावा किया कि वो छत्तीसगढ़ में किंग मेकर बनेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि रिजल्ट के दिन उनके साथ क्या हुआ? छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके सारे दावों की हवा निकाल दी। उनकी पार्टी को 90 में से सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें मिली। अजीत जोगी जी का किंग मेकर बनने का सपना चूर चूर हो गया। और असली लुक की बात तो ये हुई कि मई 2020 में उनके निधन के बाद उनकी पार्टी ताश की पत्तों की तरह बिखर गई। उनके बेटे और बचे कुछ विधायक या तो बीजेपी में चले गए या कांग्रेस में चले गए। अकेले चलने का उनका फैसला उनके पूरे पॉलिटिकल लेगेसी को ही खत्म कर गया। नंबर 5 पर आते हैं गुलाम नबी आज़ाद जी। कांग्रेस में 50 साल तक राज करने वाले गुलाम नबी आज़ाद जी को कौन ही नहीं जानता होगा। केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के CM रहे और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। और जब 2022 में उनकी राहुल गांधी जी से अनबन हुई तो उन्होंने 5 पन्ने का लंबा चौड़ा मिर्च मसाले वाला चिट्ठा लिखा, जिससे पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मच गया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी कि शॉर्ट में कहे तो DPAP। उन्हें लगा था कि वैली की जनता उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा देगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट 2024 के चुनाव में आया। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव आते आते उनकी पार्टी की हवा फुस हो गई। उनके साथ कांग्रेस छोड़कर आए 50 से ज़्यादा बड़े नेता उन्हें बीच मझधार में छोड़कर वापस से कांग्रेस में भाग गए। गुलाम नबी आज़ाद जी अकेले ही रह गए। ना उनकी पार्टी का कोई खाता खुला और ना ही उनका कोई प्रभाव बचा। आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, ये कहावत उनका बिल्कुल 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 फिट बैठती है। नंबर 4 पर आते हैं अमर सिंह जी। एक ज़माना हुआ करता था जब अमर सिंह जी के बिना लुटियंस से दिल्ली और बॉलीवुड की राजनीति का पत्ता भी नहीं हिलता था। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य माने जाते थे। मुलायम सिंह यादव जी के सबसे करीबी थे। लेकिन 2010 में जब अखिलेश यादव जी और उनके बीच पावर स्ट्रगल शुरू हुआ तो अमर सिंह जी को SP से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अमर सिंह जी को लगा कि SP तो उनके ही दम पर चलती थी। उन्होंने 2011 में अपनी नई पार्टी खड़ी की, नाम रखा राष्ट्रीय लोक मंच। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने ग्लैमर और बॉलीवुड स्टार्स को उतारकर 360 से ज़्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। और आगे जो हुआ वो आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। 360 सीटों पर लड़ने के बाद भी उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, एक भी सीट नहीं। 99% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई और अमर सिंह जी का पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए धराशायी हो गया। बाद में उन्होंने हाथ पैर बहुत मारे, लेकिन दोबारा कभी राजनीति में अपना पुराना रुख और रुतबा हासिल नहीं कर पाए। नंबर 3 पर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। पटियाला की महाराजा और पंजाब में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता कैप्टन साहब ने 2017 में कांग्रेस को पंजाब में ऐसी बम्पर जीत दिलाई थी ना कि उनका किला अभेद्य लगता था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जी के साथ हुआ उनका झगड़ा और कांग्रेस आलाकमान की तानाशाही ने उन्हें 2021 में CM कुर्सी से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। कैप्टन साहब का ईगो हाइट हो गया। उन्होंने सोचा कि पंजाब की जनता उनके नाम पर मर मिटती है। उन्होंने 2022 चुनाव से ठीक पहले अपनी नई पार्टी बनाई, पंजाब लोक कांग्रेस यानी PLC, और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन चुनाव के दिन जो झटका उन्हें लगा उसके उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अपनी खुद की पारंपरिक सीट पटियाला अर्बन से चुनाव हार गए। उनकी नई पार्टी PLC को पूरे पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली। वाह, महाराजा साहब का राजपाट और पॉलिटिकल करियर एक ही झटके में जमीन पर आ गया, सीधा जमीन पर। सितंबर 2022 में उन्हें बेबस होकर अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करना पड़ा।
नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों, उमा भारती जी आती हैं। 2003 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के राज को उखाड़ फेंकने वाली फायर ब्रांड सन्यासिन उमा भारती जी को भला कौन भूल सकता है। एमपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाकर वो सीएम बनी थी। उनका क्रेज ऐसा था कि लोग उन्हें देखने के लिए मीलों पैदल चलते थे। लेकिन 2005 में एल के आडवाणी जी और पार्टी लीडरशिप से अनबन के बाद उन्होंने लाइव कैमरा के सामने पार्टी बैठक में वॉकआउट कर दिया। अनुशासनहीनता के आरोप में बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। उमा भारती जी ने अपनी दुकान खोली और बनाई भारतीय जनशक्ति पार्टी। उन्हें लगा कि एमपी की जनता बीजेपी को नहीं बल्कि उन्हें वोट देती है। लेकिन 2008 के चुनाव में जो हुआ ना, वो इतिहास में दर्ज है। 2008 के एमपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की ऐसी दुर्दशा हुई कि उमा भारती जी खुद अपनी ही सीट से चुनाव हार गई। वाह, उनकी नई पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो गई। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि नेता कितना भी बड़ा हो, संगठन और सिंबल के बिना जीरो ही होता है। 2011 में उन्हें हाथ जोड़कर वापस बीजेपी में ही आना पड़ा। नंबर 1 पर आते हैं कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे कल्याण सिंह जी। यूपी में कल्याण सिंह जी का मतलब होता था पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा वोट बैंक और हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता। बीजेपी में उनका कद अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल के आडवाणी जी के लेवल का था। लेकिन 1999 में अटल जी से हुए मतभेदों के चलते उनका ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने बीजेपी को मार दी लात। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी RKP। कल्याण सिंह जी को लगता था कि यूपी का ओबीसी और हिंदू वोट बैंक उनकी ही जेब में तो है, लेकिन राजनीति में ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। आगे की कहानी सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी RKP बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उनका पूरा वोट बैंक बीजेपी, एसपी और बीएसपी में बिखर गया। कल्याण सिंह जी को ये समझ आ गया कि बिना संगठन के उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। उन्होंने अपनी गलती मानी और 2004 में वापस से बीजेपी में लौट आए। बाद में उन्होंने खुद ये बात स्वीकार की कि बीजेपी छोड़ना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी।